Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 8. The name of chapter is local government. ये चैप्टर पॉलिटिकल साइंस बुक वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का है और क्लास 11 से रिलेटेड है. सो लेट अस स्टार्ट. इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम पंचायत, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट या जो भी पंचायत के अंदर वर्क आते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर कवर अप करेंगे. गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा. सो लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज लोकल गवर्नमेंट? गवर्नमेंट एट विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, दैट इज कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट. जो मतलब लोकतंत्र ग्राउंड लेवल पे, बिल्कुल मतलब कि लोगों के बीच में पहुंचाना ही, और वो किसके जरिए पहुंचाया जाता है? लोकल गवर्नमेंट के. बेसिकली लोकल गवर्नमेंट में क्या होता है? लोकल लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसी जगह के, क्लोजेस्ट टू द कॉमन पीपल, आम लोगों से जुड़ा हुआ है. जैसे गांव के अंदर जो प्रधानी के इलेक्शन होते हैं, पंचायत के इलेक्शन होते हैं, तो मेनली गांव के छोटे ही गांव होते हैं, आप जानते हो. लोकल पंचायत इन्वॉल्व्स द डे टू डे लाइफ एंड प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन. जनरली पंचायतों का काम क्या होता है? तो जो गांव के लोग हैं उनकी समस्याओं को सॉल्व करना. बिलीव्स दैट लोकल नॉलेज एंड लोकल इंटरेस्ट आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर डेमोक्रेटिक डिसीजन. अब आप जानते हो जो लोकल व्यक्ति चुना गया है, गांव तो छोटे से ही होते हैं, तो जो लोकल व्यक्ति चुना गया है वो लगभग गांव में सभी को जानता भी है और सभी की समस्याओं को भी जानता है, क्योंकि गांव ज्यादा बड़े तो होते नहीं. तो एक ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट का काम करता है लोकतांत्रिक निर्णय लेने में. क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति गांव के सभी लोगों को जानता है और निर्णय अच्छा ले पाएगा सबके हिसाब से. मेकिंग आल्सो नेसेसरी फॉर एफिशिएंट एंड पीपल्स फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन. और लोग भी उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि गांव में आप जानते हो लोग सब मिलजुल कर रहते हैं एक साथ और सब एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं. एडवांटेज ऑफ लोकल गवर्नमेंट के फायदे क्या हैं? इट इज सो नियर टू द पीपल, क्योंकि ये लोकल गवर्नमेंट क्या होती है? जनता के सबसे नजदीक होती है. अगर गांव में किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम होगी, सबसे पहले वो किसके पास जाएगा? प्रधान के पास, मतलब जो पंचायती इलेक्शन में जीता हुआ है, लोकल गांव का हेड है जो उसके पास जाएगा. तो नियर टू द पीपल. Convenient for the people to approach the local government for solving their problems both quickly with minimum cost. लागत भी कम आएगी, क्योंकि जान पहचान ही इतनी होती है गांव में कि भाई प्रधान जी तो अपने, अरे ये प्रॉब्लम जो उसको आई है व्यक्ति को जल्दी सोल्व हो जाएगी, तो मिनिमम कॉस्ट पे हो जाती है. कैन बी वेरी एफिशिएंट इन प्रोटेक्टिंग द लोकल इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. और जो पंचायत के हेड हैं वो क्या होंगे? जनरली गांव के लोगों की जो भी जरूरतें हैं उनके बिहाफ पे आवाज उठाएंगे. इट इज एट द लोकल लेवल गवर्नमेंट दैट कॉमन सिटीजन कैन बी इन्वॉल्व. आम आदमी भी इन्वॉल्व होता है, गांव का हर एलिजिबल वोटर, इन डिसीजन मेकिंग कंसर्निंग देयर लाइफ्स, देयर नीड्स एंड अबव ऑल देयर डेवलपमेंट. जो भी उनके विकास से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो भी उनका डेवलपमेंट करेंगे, उनके जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो सब पंचायत उनके लिए निर्णय लेगी. ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया. Self-governing village communities existed in India from the earliest time in the form of सभा. शुरुआत में हमारे यहाँ आजादी से पहले ही अगर आप व्यवस्था क्या आती, गांव के अंदर सभा होती थी, आपस में ही वो अपने प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करते थे, फैसले कर लेते थे. फिर पंचायतों की व्यवस्था आई 2 अक्टूबर 1959, पहली पंचायत नागौर राजस्थान के अंदर. ठीक है. इन द कोर्स ऑफ टाइम दीज विलेज बॉडीज टुक द शेप. जैसे जैसे वक्त बदलता गया, इन सभाओं को, मतलब ये जो सभा होती थी, इन्होंने शेप ली और ये किस में तब्दील हो गई? पंचायत में. एन असेंबली ऑफ 5 पर्सन. ठीक है, 5 पर्सन की असेंबली होती थी ये पंचायत गांव के अंदर. एंड दीज पंचायत रिजॉल्व इश्यूज एट द विलेज लेवल. और जो गांव के लेवल पे मसले होते थे, प्रॉब्लम्स होती थी, उनको ये पंचायत सोल्व करती थी. इन मॉडर्न टाइम इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज वर क्रिएटेड आफ्टर 1882 के बाद बनाई गई. लॉर्ड रिपन हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम टुक द इनिशिएटिव इन क्रिएटिंग दीज बॉडीज. दे वर कॉल्ड द लोकल बोर्ड्स. तो इनको लॉर्ड रिपन ने शुरुआत करी, पर याद रखना संवैधानिक दर्जा पंचायतों को कब मिला? 73वां संविधान संशोधन 1992 में हमारे यहाँ इनको पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला. उससे पहले क्या होता था? पंचायतों के इलेक्शन मैंडेटरी नहीं है, कौन उनको फंड्स का रिक्वायरमेंट है तो वो नहीं मिल पा रहा, वो सब चीजें होती थी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919
विलेजेस पंचायत वर इस्टेब्लिश्ड इन नंबर ऑफ प्रोविंसेस, प्रांतों में विलेजेस पंचायत मतलब स्थापित की गई। दिस ट्रेंड कंटिन्यूड आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद भी ये कानून मतलब चलता रहा, ये पंचायतों को बनाने का व्यवस्था। क्योंकि देखो क्या होती है, जो पंचायत होती है वो लोकतंत्र को डेमोक्रेटिक सी को कहाँ पे पहुंचाती है, ग्राउंड लेवल पे, गांव तक पहुंचा देती है, नियर द पीपल पहुंचा देती है, जो कि बहुत जरूरी है। पंचायत वर लुक्ड अपॉन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, और पंचायतों को किस रूप में देखा जाता था, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। जैसे केंद्र सरकार ने किससे पावर को बांटा, राज्य सरकार से, राज्य सरकार ने किससे बांटा, जिले पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किससे बांटा, पंचायतों से। इस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जनता भी पार्टिसिपेट कर पा रही है गाँव के लेवल की। When the constitution was prepared, जब संविधान बना, the subject of local government was assigned to the state. It was also mentioned in the directive principle as one of the policy of directives to all government in the country. तो ये directive principle में भी डाला गया और हर राज्य सरकार को ये जिम्मेदारी दी गई कि उन्हें अपने यहाँ पंचायतों को स्थापित करना है, पर मैंडेटरी नहीं दिया गया था। और जैसे प्रोविजन की टाइम पे इनके इलेक्शंस कराने हैं, इन्हें फंड्स देने हैं या और जो चीजें चाहिए, वो सब प्रावधान 73वां संविधान संशोधन से डाला गया था, या 74वें संविधान संशोधन 1992 में, 1992। Being a part of the directive principle of state policy, this provision of the constitution was not justificable and primarily advisory in its nature. तो मैंने आपको बताया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर वो थे, मेंशन थे। तो अब ये डीपीएसपी में डाल दिए, आयरलैंड से लिया था प्राविधान, याद रखना डीपीएसपी का अपने संविधान में। तो अब ये स्टेट गवर्नमेंट पे बाउंडेशन नहीं है कि इनको फॉलो करना ही करना है, या इन पे मतलब इन्हें अच्छे से लागू करना है, या जो सब चीजें थी। तो एडवाइजरी करें चाहे ना करें, या मतलब कोई चेकिंग वाला या एक रेस्पॉन्सिबल प्रावधान नहीं था ये। द सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग पंचायत डिड नॉट रिसीव एडिक्वेट इंपोर्टेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मिली नहीं थी जब तक 73वां संविधान संशोधन 1992 में जाके मिली इंपोर्टेंस संविधान के अंदर, उससे पहले थी नहीं इनको पंचायतों को। Firstly, the turmoil due to the partition resulted in a strong unitary inclination in the constitution. Nehru himself looked upon extreme localism as a threat to unity and integration of the nation. तो उस टाइम जब देश बटा, तो ये भी एक बात थी कि भाई लोकलिज्म अगर हमने प्रमोट किया तो उससे देश डिसइंटीग्रेट हो सकता है, टूट सकता है, ये मतलब कि यूनिटी पे एक थ्रेट होगा, क्योंकि लोकलाइजेशन को प्रमोट करने का मतलब है कि रीजनलिज्म को प्रमोट करना इनडायरेक्ट वे में। तो ये भी एक ठीक है नेगेटिव पॉइंट तो था ही उस टाइम की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम चीजें क्या थी, आज के हिसाब से नहीं थी, परिवर्तित थी, बहुत सारी कम्युनलिज्म ज्यादा था। सेकेंडली, देयर वाज अ पावरफुल वॉइस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेड बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, विच फेल्ट दैट द फैक्शंस ऑफ एंड कास्ट रिडन नेचर ऑफ रूरल सोसाइटी वुड डिफीट द नोबल पर्पज ऑफ लोकल गवर्नमेंट एट द रूरल लेवल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी सही बात कही कि भाई तुम कह तो रहे हो कि पंचायतों को मतलब संवैधानिक प्रोविजंस देना, पर एक बात ये भी सोचने की है, जो बड़े वर्ग के लोग हैं जनरली या पैसे वाले हैं, क्या वो कभी किसी अदर कास्ट का व्यक्ति या कम पैसे वाला व्यक्ति गांव के अंदर पंचायत में पोजीशन होल्ड कर पाएगा? जनरली नहीं। इसलिए पंचायत में भी क्या था, रिजर्वेशन की व्यवस्था करी SC STs के लिए, महिलाओं के लिए, ठीक है। तो वो भी एक अच्छी चीज है ताकि समाज का वो वाला वर्ग भी आगे बढ़ पाए। लोकल गवर्नमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, लोकल गवर्नमेंट गोट अ फिलिप आफ्टर द 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जब 1992 पास हुआ, उसके बाद ही इनकी इंपोर्टेंस बढ़ी। फर्स्ट इन द लाइन वाज द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बना, 1952 में हमारे यहाँ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बना, और 1951 में पहला 5 ईयर प्लान चला था हमारा, और 56 तक चला वो। टोटल 12 5 ईयर प्लान चले हमारे यहाँ, 12वें का टाइम पीरियड था 2012 से 17 तक, which sought to promote pupils participation in the local development in a range of activities। तो ये जो 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया, ये किस लिए चलाया गया था? बेसिकली ताकि लोग पार्टिसिपेट करें डेवलपमेंट पाथ में। In the background, a 3-tier पंचायती राज सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट वाज रिकमेंडेड फॉर रूरल एरियाज के लिए। 3 लेवल पे आप जानते हो पंचायतों की व्यवस्था होती है, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और जिले के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे।
For the rural areas, some states like Gujarat, Maharashtra adopted the system of elected bodies around 1960s में महाराष्ट्र और गुजरात ने इसको अपनाया। पर सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान में पहली पंचायत बनी हमारे यहाँ। Why only few states adopt and other failed to adopt? अब कुछ राज्यों ने तो इसको अडॉप्ट कर लिया 3 टायर वाले सिस्टम को या पंचायती राज व्यवस्था को, कुछ नहीं कर पाए, ऐसा क्यों? Because local bodies did not have enough powers, क्योंकि and functions to look after the local development को कर पाए, और फंड्स भी नहीं थे, इसलिए तो नहीं हो पा रही थी चीजें। फंड्स मिलना या पावर्स तो कब मिली? 1992 में मिली, उससे पहले कहाँ थी पंचायतों के पास पावर? They were very much dependent on the state and central government for financial assistance. अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने कुछ फंड भेज दिए तब तो कर लिया डेवलपमेंट गांव के अंदर, अदरवाइज नहीं हो पाया, क्योंकि ओब्लिगेशन नहीं था ना केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कि इनको भेजना ही भेजना है। भेज दिए तो भेज दिए, नहीं भेजे तो भी ठीक। मैनी स्टेट डिड नॉट थिंक इट नेसेसरी टू स्टैब्लिश इलेक्टेड लोकल बॉडीज। तो फिर कुछ राज्यों को लगने लगा कि भाई लोकल बॉडीज को बनाना ठीक नहीं है और ये जरूरी भी नहीं है, इससे होने वाला भी कुछ नहीं है। लोकल बॉडीज वर डिसॉल्व्ड एंड द लोकल गवर्नमेंट वाज हैंडेड ओवर टू द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। तो लोकल बॉडीज को खत्म कर दिया गया और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, ये जब जो ऑफिसर्स होते थे उनको पावर्स को सौंप दिया गया। मैनी स्टेट हैड इनडायरेक्ट इलेक्शन टू मोस्ट लोकल बॉडीज। बहुत सारे स्टेट में इनडायरेक्ट इलेक्शन भी होते थे। जनरली गांव के लोग सबसे अमीर व्यक्ति को या जो भी मतलब पहले से व्यवस्था बनी आ रही थी उसी को ही फॉलो अप करते थे, क्योंकि डीपीएसपी में ये चीज एडवाइजरी दी गई थी लोकल गवर्नमेंट वाली। इन मैनी स्टेट इलेक्शन टू द लोकल बॉडीज वर पोस्टपोन टाइम टू टाइम, और टाइम टू टाइम इनको पोस्टपोन किया जाता था, क्योंकि ऑब्लिगेशन तो थी नहीं कि भाई हर 5 साल में इनके इलेक्शन कराने ही कराने हैं। वो तो 73वें संविधान संशोधन से मिली ना, उससे पहले थोड़ी थी। न्यू इनिशिएटिव रिफॉर्म्स इन 1989 द पीके थंगवन कमेटी रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेशन फॉर द लोकल गवर्नमेंट बॉडी। तो पीके थंगवन कमेटी ने कहा कि भाई इनको संवैधानिक दर्जा दो, इनको पंचायतों को। अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू प्रोवाइड फॉर पीरियोडिक इलेक्शन, टाइम टू टाइम इनके इलेक्शंस होंगे लोकल गवर्नमेंट के, एंड एनलिस्टमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट फंक्शंस टू देम, इनकी क्या जिम्मेदारी होगी, इन्हें कितने फंड्स मिलेंगे, वो सब भी बताया गया पीके थंगवन कमेटी की रिपोर्ट में। फिर वो 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 पास हो गया इस रिपोर्ट पे, 1989 की बेसिक रिपोर्ट पे। इन 1989 द सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस 2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया, पर पास 1992 में हुए थे। वाई दीज अमेंडमेंट्स? अब इन अमेंडमेंट्स की जरूरत क्यों थी? क्योंकि आप जानते हो पंचायतों के पास ऑटोनॉमी नहीं थी फंड्स की या डिसीजन लेने की, उन्हें विल पे डिपेंड रहना पड़ता था राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की। These amendments aimed at strengthening local government and ensuring an element of uniformity in their structure and functioning across the country. तो ये अमेंडमेंट किस लिए पास किए गए थे? ताकि पंचायतें सुचारू रूप से चलती रहें, उनमें किसी तरह की बाधा ना आए, उन्हें फंड्स की कमी ना पड़े, इसलिए। In 1992 the 73rd and 74th Constitutional Amendment Act was passed by Parliament के द्वारा ये पास हुआ। The 73rd Amendment Act is about rural local government। याद रखना 73rd गांव पंचायतों से जुड़ा हुआ है और 74th म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर पालिकाओं से, ये आप याद रखना, ठीक है। और 11वें शेड्यूल में 73rd अमेंडमेंट एक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और 12वें शेड्यूल में 74th अमेंडमेंट एक्ट है। टोटल 12 शेड्यूल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जब संविधान बना था उस टाइम 8 शेड्यूल थे, फिर बाद में 4 और जोड़े गए। 8वें शेड्यूल में आप जानते हो 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। 22 लैंग्वेजेस आर लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लोकल गवर्नमेंट इज अ स्टेट सब्जेक्ट, मीन्स स्टेट इज फ्री टू मेक देयर ओन लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट। तो लोकल गवर्नमेंट्स के आप जानते हो डीपीएसपी में था, एडवाइजरी कंसेप्ट था, तो राज्य सरकार फ्री थी अपनी मर्जी से कानून बनाने के लिए इन पे। विल स्टेट गवर्नमेंट अल्टर देयर लॉज रिलेटिंग टू द लोकल गवर्नमेंट? अब जब राज्य सरकार को पावर दे दी तो क्या राज्य सरकार इन कानूनों में फेरबदल करेगी? जाहिर सी बात है करेगी, वो तो जरूर करेगी। Yes, once the constitution was amended, the state had to change their laws about the local bodies in order to bring these in the conformity with the amended constitution. तो देखो अगर संविधान में परिवर्तन हो चुका है 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, अब राज्य सरकारों को अपने कानून बदलने पड़ेंगे इनके हिसाब से, इन दोनों संशोधन के हिसाब से उन्हें अपने नए कानून बनाने पड़ेंगे इनको लेकर, पंचायतों को लेकर।
3 टायर स्ट्रक्चर की आप जानते हो व्यवस्था है, ग्राम पंचायत है विलेज लेवल पे, इंटरमीडिएटरी मंडल ब्लॉक लेवल पे हो जाती है, ठीक है, और जिला परिषद जिले के अंदर होती है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है। प्रोविजन ऑफ मैंडेटरी क्रिएशन ऑफ ग्राम सभा कंप्रोमाइज ऑफ ऑल द अडल्ट मेंबर रजिस्टर्ड एज वोटर्स इन द पंचायत एरिया एंड इट्स रोल एंड फंक्शंस आर डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेशन। तो जो भी गांव का मतलब एलिजिबल वोटर है वो क्या है, ग्राम सभा का मेंबर होता है, ठीक है। 18 साल का व्यक्ति गांव के अंदर ग्राम सभा का मेंबर होता है, हर व्यक्ति जो एलिजिबल वोटर है। अब जो रोल है और जो फंक्शंस हैं इनके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, पंचायतों के, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के, कौन डिसाइड करेगी, स्टेट लेजिस्लेशन, ठीक है ना, राज्य की विधान पालिका या राज्य की विधायिका कह सकते हो आप। इलेक्शन, ऑल द 3 लेवल्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, 5 साल का टेन्यूर होता है और 5 साल में इलेक्शन होते हैं पंचायतों के। डिसोल्यूशन, इफ स्टेट्स डिसॉल्व द पंचायत बिफोर द एंड ऑफ 5 ईयर टर्म, फ्रेश इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड विद इन द 6 मंथ। मान लो कोई इलेक्शन हो गए थे गांव के अंदर और टेन्यूर अब कितने साल का है, 5 साल का, पर उसको ना 4 साल में ही गवर्नर के द्वारा उस पंचायत को भंग कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया। तो अब जो उसके इलेक्शन री इलेक्शन होंगे, बाई इलेक्शन होंगे, तो जब अब वो बाई इलेक्शन होंगे वो मैक्सिमम 6 महीने के अंदर करवाने ही करवाने हैं। ये 73वें संविधान संशोधन में लिखी हुई थी चीज। 1/3 सीटें आप जानते हो, SC ST या OBC या जनरल जो भी रिजर्वेशन के प्रावधान है वो सब चीजें की गई। 1/3 सीटें हमारे यहाँ किसके लिए रिजर्व की गई, वुमेन्स के लिए की गई, ठीक है, हर कैटेगरी में। जनरल में मान लो अगर 100 सीटें हैं तो उसमें से 33 पे महिलाएं इलेक्शन लड़ेंगी। अगर SC में जैसे 15% रिजर्वेशन होता है SC का, तो अगर उसमें जितनी भी सीटें आई हैं उसका 33% कौन लड़ेंगी, SC कैटेगरी में महिलाएं। और ST में भी सेम प्रोविजन और OBC में भी सेम प्रोविजन। रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, के हिसाब से उनकी रिजर्वेशन की व्यवस्था रखी गई SC ST कम्युनिटी के समुदायों के लोगों की। इफ द स्टेट फाइंड इट्स नेसेसरी दे आल्सो प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड कास्ट। और अगर राज्यों को लगता है कि भाई OBC को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए या उन्हें जरूरत है बैकवर्ड क्लास को, तो फिर उन्हें भी रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। रिजर्वेशन आर आल्सो एप्लीकेबल टू द चेयरपर्सन एट ऑल द 3 लेवल, तीनों लेवल पे, ये बड़े लेवल से हो चाहे छोटे लेवल से हो, ये दिया ही जाएगा। ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स, 29 सब्जेक्ट्स विच वर earlier in the state list of subject are identified and listed in the 11th schedule of the constitution में डाले गए ताकि पंचायतों को ऑटोनॉमी दी जा सके। देखो हमारे यहाँ 3 लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और आप जानते हो कॉनकरेंट लिस्ट। कॉनकरेंट लिस्ट में स्टेट सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम करती हैं। स्टेट लिस्ट में राज्य सरकार काम करती है और यूनियन लिस्ट में केंद्र सरकार। स्टेट लिस्ट में हमारे यहाँ 61 काम है जिन पे राज्य सरकार काम करती है, और पहले 66 थे जब संविधान बना था, अब 61 है। और केंद्र उसमें कितने हमारे 100 के आसपास हैं, और उसमें कितने हैं कॉनकरेंट में 52 है, यूनियन वाले में 100 के आसपास है। आप ये याद रखना। एक रेजिडरी भी होती है जो इन तीनों लिस्ट में काम नहीं है, उस पर भारत की संसद काम करती है। द सब्जेक्ट आर टू बी ट्रांसफर टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ये 29 काम दिए जाएंगे। एक्चुअल ट्रांसफर डिपेंड अपॉन द स्टेट लेजिस्लेशन के ऊपर है कि वो देती है या नहीं। 243 आर्टिकल के G में डील्स विद द पावर, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत की इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कंपटीशन के हिसाब से। पंचायत की पावर और उन सब चीजों के बारे में इसके अंदर बताया गया है। सम सब्जेक्ट्स लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल, कुछ जो 11वें शेड्यूल में मेंशन है जो पंचायतों को जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनमें से कुछ जो कि हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, रूरल हाउसिंग, मार्केट एंड फेयर, हेल्थ, ठीक है, फेयर के जो मेलों से संबंधित चीजें होती है, हेल्थ गांव के लोगों की, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, फैमिली वेलफेयर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ETC, ये सब पंचायतों को जिम्मेदारी दी गई है 11वें शेड्यूल के अंदर। विल 73rd अमेंडमेंट एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ द स्टेट, क्या पूरे देश पे ये मतलब कि पूरे राज्य पे ये लागू होगा? नो, द प्रोविजन ऑफ द 73rd अमेंडमेंट एक्ट वर नॉट मेड एप्लीकेबल टू द एरियाज इनहेबिटेड बाय द आदिवासी पॉपुलेशन इन मैनी स्टेट्स ऑफ द इंडिया। तो ये पूरे देश पे लागू नहीं होता, इसके प्रोविजन है। जैसे जो ब्लॉक लेवल वाले का इसमें प्रावधान है वो ऑप्शनल है। अगर मान लो कहीं पे पॉपुलेशन 20 लाख से ज्यादा है जिस राज्य की, तो वहां पे तो ये करना जरूरी है ब्लॉक वाला भी। जहां पे पॉपुलेशन जिस राज्य में 20 लाख से कम है, जैसे सिक्किम में है, ठीक है, 9 साढ़े 9 लाख के आसपास है, तो वहां पे ये प्रोविजन है कि अगर वो ब्लॉक लेवल वाले को ड्रॉप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इसका आंसर यही है कि नो, द प्रोविजन ऑफ द 73rd अमेंडमेंट एक्ट वर नॉट मेड एप्लीकेबल टू द एरिया, जहां पे भी आदिवासी पॉपुलेशन के लोग रहते हैं वहां पे ये लागू नहीं होते।
In 1996, a separate act was passed extending the provision of the पंचायत system to these areas। और 1996 में एक अधिनियम पास हुआ जिसके जरिए पंचायतों का प्रावधान इस इलाके में भी शुरुआत की गई। पर याद रखना, वो ब्लॉक लेवल का प्रावधान याद रखना। अगर राज्य की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है तो फिर वो ब्लॉक लेवल वाला अगर चाहते हैं तो ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है। वाई सेपरेशन ऑफ एक्ट वाज पास्ड। अब ये क्यों पास किया गया? बिकॉज इन इंडिया मैनी आदिवासी कम्युनिटीज हैव देयर ट्रेडिशनल कस्टम। आप जानते हो आदिवासी लोगों का अलग कल्चर होता है, अलग कस्टम होता है या अलग ट्रेडिशन होता है वे ऑफ लिविंग का, ऑफ मैनेजिंग कॉमन रिसोर्सेज सच एज फॉरेस्ट एंड स्मॉल वाटर रिजर्वोयर्स etc। उनकी प्रैक्टिसेस भी अलग होती हैं। आप जानते हो आदिवासी लोग जो होते हैं वो नेचर को अपनी मदर मानते हैं या गॉड मानते हैं। The new act protect the rights of these communities to manage their resources in way acceptable to them। तो ये जो नया कानून पास हुआ था 1996 में, इस कानून ने उन लोगों को मतलब प्रोटेक्ट किया कि जिस भी वे में वो अपने नेचर के रिसोर्सेज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, वो जैसे भी उनको यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। मोर पावर्स आर गिवन टू द ग्राम सभा। ग्राम सभा को और पावर दी गई ऑफ दीज एरियाज, इन इलाकों के। एंड इलेक्टेड विलेज पंचायत हैव टू गेट द कंसेंट ऑफ द ग्राम सभा इन मैनी रेस्पेक्ट। और जो भी विलेज पंचायत की इलेक्टेड होगी वो उसको सारे कामों की परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? ग्राम सभा से। अब ग्राम सभा के मेंबर कौन होंगे? विलेज का हर एलिजिबल वोटर। The idea behind this act is that local tradition of self-government should be protected while introducing modern elected bodies. This is only consistent with the spirit of diversity and decentralization। तो ये वाला एक्ट क्यों पास किया गया? ताकि हम लोकतंत्र को या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को समाज के हर वर्ग तक पहुंचा सके, हर वर्ग उन पावर्स का उपयोग कर सके, अपना रिप्रेजेंटेशन कर सके और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का हिस्सा बन सके। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स, देखो जो विधायक के इलेक्शन होते हैं और जो सांसद के इलेक्शन होते हैं उनको कौन कंडक्ट कराता है? सेंटर का इलेक्शन कमीशन। जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं और जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन होते हैं इनको कंडक्ट कराता है स्टेट का इलेक्शन कमीशन। ये आप याद रखना। तो जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होते थे वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते थे? अपॉइंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के इलेक्शन कंडक्ट कराना इनकी जिम्मेदारी है। द ऑफिस ऑफ द स्टेट इलेक्शंस में ये बैठते हैं। कमिश्नर इज ऑटोनोमियस लाइक द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये इसी तरह जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ये स्टेट के, ये ऑटोनोमियस होते हैं जिस तरह हम स्वतंत्र होते हैं, जो हमारे जैसे हमारे केंद्र के सेंटर इलेक्शन कमिश्नर हैं। द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज एन इंडिपेंडेंट ऑफिसर एंड इज नॉट लिंक्ड टू नॉर इज दिस ऑफिसर अंडर द कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये इंडिपेंडेंट होता है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में, मतलब कि कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर। बस हाँ ये ठीक है कि भाई जो केंद्र सरकार का इलेक्शन कमीशन है, केंद्र का इलेक्शन कमीशन है, अगर वो कुछ गाइडेंस दे रहा है तो राज्य का इलेक्शन कमीशन उन्हें मानेगा, तो ये वो तो मानेंगे, पर इनके ऊपर दबाव या कंट्रोल नहीं बनाया जा सकता। स्टेट फाइनेंस कमीशन, हालांकि फाइनेंस कमीशन हमारे यहाँ आर्टिकल 280 में है केंद्र वाला, ठीक है, पर हम राज्य की बात कर रहे हैं। और फाइनेंस कमिश्नर की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा, वो भी याद रखना आप। अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट वंस इन 5 ईयर में ये राज्य सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है फाइनेंस कमीशन राज्य का। एग्जामाइन द फाइनेंस, जनरली मेरे हिसाब से गवर्नर ही करते होंगे जहां तक मुझे उम्मीद है राज्य के अंदर, क्योंकि केंद्र पे राष्ट्रपति जी करते हैं तो राज्य में गवर्नर ही करेंगे, ठीक है। एग्जामाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स इन द स्टेट। और इस फाइनेंस कमीशन की जिम्मेदारी क्या होती है कि राज्य के अंदर ये देखना कि लोकल गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसको फंड्स रिक्वायरमेंट कितना है। Also review the distribution of revenues between the state and local government on one hand and between rural and urban local government on the other hand। तो केंद्र और राज्य और लोकल गवर्नमेंट के बीच में रिवेन्यू कैसे बटेगा और राज्य और लोकल और अर्बन के बीच में कैसे बटेगा रिवेन्यू, वो डिसाइड करना किसको कितने संसाधनों की जरूरत है, किसकी जिम्मेदारी है, फाइनेंस कमीशन की। इस वक्त आप बताइएगा मुझे इंडिया के फाइनेंस कमिश्नर कौन है आर्टिकल 280 वाले के, ठीक है, याद रखना आप उसका उनका नाम और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अब 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 डील्स विद द अर्बन लोकल बॉडीज। नगर पालिकाओं से, नगर पंचायत से आप जानते हो 73वां जो है वो गांव की पंचायत से और 74वां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से है, ठीक है, इसमें यही है।
All the provisions of the 73rd Amendment Act relating to direct election, reservation, transfer of subject, State Election Commission and State Finance Commission are incorporated in the 74th में भी डाला गया। किससे संबंधित? नगर पालिका। और 73rd में ये चीजें किससे संबंधित है? पंचायतों से। The Constitution also mandate the transfer of a list of functions from the state government to the urban local bodies. These functions have been listed in the 11th schedule of the Constitution. और अगर कोई स्टेट लिस्ट है, वो 66 काम थे ना टोटल, पर अब 61 रह गए, तो वो जो 5 काम ट्रांसफर हुए वो ऐसे ही तो हुए। तो अगर मान लो स्टेट लिस्ट में से कोई काम ट्रांसफर करना है तो वो करा जा सकता है। 11वें शेड्यूल के अंदर ये प्रावधान दिया गया है, बताया गया। इनसाइड व्यू अगर हम पढ़ें, The 73rd and 74th Amendment have created uniformity in structure of पंचायती राज and नगरपालिका institution across the country। ठीक है। The presence of these local institutions is by itself a significant achievement and would create an atmosphere and platform for people's participation in the government। और ये 73वां संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन ने पंचायत जैसी व्यवस्था ने हमारी मदद की है लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट को फॉर्म करने पे, और डेमोक्रेसी में लोकल लेवल या ऑर्डिनरी पीपल के पार्टिसिपेशन को प्रमोट करने में हमारी हेल्प की है। द प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर वुमेन एट पंचायत एंड नगर पालिका, आप जानते हो महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व हैं इसमें। आर एंश्योर्ड द प्रेजेंस ऑफ अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वुमेन इन द लोकल बॉडीज इलेक्शन में, ताकि वो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो सके, या वुमेन एम्पावरमेंट के कंसेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को रिजर्वेशन जैसी व्यवस्था दी गई है। वुमेन हैव गेन्ड मोर पावर एंड कॉन्फिडेंस, इससे महिलाओं को पावर मिलता है और कॉन्फिडेंस भी मिलता है। क्यों? क्योंकि वो भी तो अब अपने आप को कह सकती है ना, देखो मैं भी इस देश में डेमोक्रेटिक व्यवस्था का हिस्सा हूँ, लोकतंत्र का हिस्सा हूँ, मैं भी मतलब कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, जनता के द्वारा चुना गई हूँ। तो ये एक अच्छी चीज है, इससे समाज में यूनिटी या इक्वलिटी का एग्जाम्पल पेश होता है। Their presence in the institution has given many women a greater understanding of the working of politics की भी समझ मिली है बहुत सारी महिलाओं को। जब देखो महिला अपने पैरों पे खड़ी होती है और मतलब कि इनकम जनरेट करती है या इस तरह की डिसीजन मेकिंग पॉलिटिक्स में अपना मतलब योगदान देती है, सेवाएं देती हैं, तो जो समाज के अंदर इनइक्वालिटीज है मेल और फीमेल के अंदर, या जो पैट्रियार्की की सोच है लोगों की, वो क्या होती है, धीरे धीरे खत्म होने लगती है। In many cases, they have brought a new perspective and a greater sensitivity to discussion at local bodies। और बहुत सारे केस में तो महिलाएं अच्छे निर्णय लेते हुए भी एग्जाम्पल के रूप में सामने आई हैं पंचायतों में। In many cases, women were unable to assert their presence or were mere proxies for the male member of their family। कई बार क्या होता है, कुछ केस ऐसे भी होते हैं, मान लो अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन ने फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट किया, मैं आपको एक पेपर पे बना के दिखाता हूँ। मान लो ये एक्स विलेज है, ठीक है, इस एक्स विलेज की जो सीट है इस बार इलेक्शन में स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई इस सीट पे कोई महिलाएं खड़ी होंगी। मतलब अब महिलाएं खड़ी हो गई और मान लो 3 महिलाएं खड़ी हुई इलेक्शन में और ये महिला जीत गई। अब क्या हो रहा है, जनरली आपने देखा भी होगा कि अगर महिला जीत भी गई है पर डोमिनेट या पावर यूज कौन करता है, हालांकि साइन तो इसी के होंगे हर जगह पर, पब्लिक के बीच में कौन रहेगा, पब्लिक की चीजों को कौन सुनेगा, जनरली फैमिली का मेल व्यक्ति। तो कुछ जगहों पे ऐसी भी चीजें हो जाती हैं जहां पे क्या होता है, फीमेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है जनता के द्वारा, पर सारे निर्णय, अल्टीमेट निर्णय तो इसी के साइन होने हैं, पर अधिकतर सारे काम कौन कर रहा है, मेल मेंबर। ये बहुत सी जगह हो जाती हैं चीजें। तो ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बहुत ही जल्द हम चैप्टर नंबर 9 के साथ आप वीडियो को अवेलेबल करा देंगे। स्वस्थ रहिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब नाम कमाइए और लाइफ में आगे बढ़िए ईमानदारी से स्टूडेंट्स। और एक चीज और स्टूडेंट, अगर किसी पॉइंट से आपकी कोई भावना हर्ट हुई है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मेरी कोई इंटेंशन नहीं है आपकी किसी भावना को हर्ट करने की। चीजें आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखी हुई है, मैंने जस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आप एज अ लर्नर ही इनटेक कीजिएगा चीजों को, ठीक है स्टूडेंट। और आप ये नोट्स बना लीजिएगा स्वयं से नोटबुक के अंदर, यहाँ से देखकर पॉज करके वीडियो को, और जितना हो सके रिवीजन कीजिए, और इनके साथ साथ बुक का भी एक बार रीडिंग कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा एग्जाम के लिए। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है स्टूडेंट्स। धन्यवाद।